विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत का सबसे बड़ा टर्मिनल वधावन पोर्ट 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो विश्व के 10 सबसे टॉप 10 टर्मिनल्स में से एक होगा। नागपुर से मुंबई तक की एक्सप्रेसवे हो अथवा सेमीकंडक्टर का जो चिप का प्लांट और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट जो मुंबई में बन रहा है 15,000 और 10,000 करोड़ की लागत के साथ, अथवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए नागपुर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत का जो प्रोजेक्ट, यह दर्शाता है कि महाराष्ट्र एक विकास की नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। आज आपने देखा कि चाहे अटल सेतु जो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है, अथवा रोपवे जो अजंता के पास बनी है, वो एशिया और दुनिया की सबसे बड़ी रोपवे में से एक मानी जाती है। इस ढंग से विकास के एक नए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र 500 बिलियन इकोनॉमी पार करके एक नया मुकाम हासिल कर सका है। सुरक्षा के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के हर नागरिक को याद होगा, एक दौर था जब 26/11 का हमला हुआ, पुणे में हमला हुआ, नागपुर में हमला हुआ, नासिक में हमला हुआ, आपको याद हो लोकल ट्रेन्स में धमाके हुए, और इन सब के बावजूद हमारी सरकारें याचक के रूप में जाकर सिर्फ ये गुहार लगाती रहती थी कि हमारे यहां हमले हो रहे हैं, और एक के बाद एक हमले होते रहते थे। आज चाहे महाराष्ट्र हो या भारत का कोई भी क्षेत्र हो, आज आतंकवादी हमले केवल जम्मू कश्मीर के 4-5 जिलों तक सीमित करने में हम सफल रहे हैं। अतः मैं कह सकता हूं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार ने, महाराष्ट्र में और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। तीसरा हमारा बिंदु सामाजिक समरसता का है। हमारी सरकार आने से पहले, केंद्र में भी हमारी सरकार और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जब पहली बार आई, उससे पहले शायद ही किसी ने व्यवहारिक दृष्टि से दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स का नाम सुना होगा। आज जो बार्टी योजना है, उसके द्वारा बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट की एक व्यवस्थित योजना सरकार ने लागू की है। बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ, और सिर्फ मुंबई में ही नहीं, लंदन तक जाकर वो जिस मकान में रहे थे, भारत सरकार ने उसे लेकर एक व्यवस्थित और प्रेरक स्मारक का रूप देने का कार्य किया है। फिर देहू से पंढरपुर तक का जो पालकी मार्ग था, उसको श्रद्धालुओं के लिए सहज आवागमन के रूप में, सुविधाजनक रूप से वो आवागमन कर सकें उस मार्ग पर, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और आप सभी निश्चित रूप से इस समय तो विधिवत परिचित हैं कि लाडली बहना योजना जो हमारी सरकार ने लागू की है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम है। किसानों के लिए चाहे बिजली का बिल माफ करना हो, परंतु इसमें यह बात ध्यान रखने की बात है कि हमने युक्ति का प्रयोग किया है। हमने सोलर एनर्जी को पहले प्रोवाइड किया है, जिससे उनकी कॉस्ट 8 रुपए से 3 रुपए में आई है, और उसके बाद उसे प्रोवाइड किया, अर्थात सरकारी खजाने पे बोझ कम से कम। महिलाओं को जो परिवहन में, रोडवेज में 50% की छूट दी गई है। आपने देखा कि अगर आप अच्छे कार्य करें तो जनता कैसे रिस्पांस करती है, उसका प्रत्युत्तर कैसे देती है। उसके बाद घाटे की बजाय वो व्यवस्था मुनाफे में दिखाई पड़ने लगी। और हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक स्वाभिमान पर तो इस सरकार ने जो काम किया है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश कितना भी विकसित हो जाए, उस विकास का कोई मतलब नहीं जब तक आपके अंदर उसको लेकर एक स्वाभिमान का भाव ना हो। हमारी सरकार ने स्वाभिमान के लिए
उस मुकाम तक पहुंचे हैं। सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। पहली बार भारत की नौसेना ने अपनी एनुअल नेवल एक्सरसाइज सिंधुदुर्ग में की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का केंद्र था। भारत की नौसेना के ध्वज के ऊपर पहली बार वह पंचकोणीय सील स्थापित की गई है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सील थी। इससे पहले तो उसके एक कोने पर यूनियन जैक स्थापित दिखाई पड़ता था। और हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने जिस बगनके का प्रयोग किया था, वो भी लंदन से हम वापस लाने में सफल रहे हैं। तो मेरे विचार से एक तरफ हम हैं जो महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और ठीक उन्हीं आदर्शों के अनुरूप, चाहे मोदी जी हो केंद्र में या शिंदे जी और फडणवीस जी और अजीत पवार जी यहां हो, वो कार्य कर रहे हैं। हम ईमानदारी से, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने क्या लिखा था? मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निच रसना सुघर में। यानी मुगलों को मोड़ के रखा, पातशाहों को तोड़ के रखा, अपनी जिह्वा पर, जवान पर राम नाम रख के। तो उन्होंने कहा मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुधर में, और बैरिन की हद रखी तेग बल शिवराज। यानी तलवार और सेना के दम पर शत्रुओं को अपनी हद में रखा, और देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। देवताओं को देव स्थान में स्थापित करके गरिमापूर्ण ढंग से रखा, और स्वधर्म को घर में। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के आने के बाद, हमारी सरकार के आने के बाद यही हुआ है। मुगलिया मानसिकता के लोगों को मरोड़ के रखा गया है। हमारे वो दुनिया के हम इकलौते देश थे कि बड़े देश होके हम सिर्फ यही कहते रहते थे कि वो हमारी हद यानी सीमा में घुस के हमें मार रहा है, छोटा मुल्क। आज वो हद में है। देवता देव स्थानों में विभूषित हो रहे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद का भी ये पहला चुनाव है, और हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति पूर्ण स्वतंत्रता से पालन कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि शिवाजी महाराज के आदर्शों के अनुरूप हम आज आगे बढ़ रहे हैं, परंतु चुनौतियां इसमें भी कम नहीं हैं। आज ही आपने देखा होगा AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने एक बयान दे दिया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि दिल्ली का एयरपोर्ट ही नहीं, भारत की संसद वक्फ की संपत्ति पे है। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे विरोधियों से कि जो वक्फ का विषय आते ही सजदे में निगाह रहे, तमाम होश व खिरत पेश बादशाह रहे की तरह झुकने लगते थे, उनका इस विषय पर क्या कहना है? क्या इन चीजों के बारे में व्यवस्थित नियम बनने की आवश्यकता नहीं है, ताकि एक बार बात स्पष्ट रूप से हो सके? और मेरा दावा है कि आप देखिएगा, आप महाविकास अघाड़ी के दलों से पूछेंगे, वो इस पे कन्नी काटते नजर आएंगे। क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के बारे में वो कोई भी समझौता करने को तैयार हैं, केवल वोट बैंक की तात्कालिक राजनीति के लिए। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो घटना हुई है। मैं क्यों यहां जिक्र कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बहराइच का? क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि महाराष्ट्र का विषय है, तो उत्तर प्रदेश के बहराइच का विषय क्यों ला रहे हैं? ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह से भी जोड़ के रखना है, एक वर्ग तो लेबनान को लेकर भी प्रदर्शन करेगा, गाजा को लेकर भी प्रदर्शन करेगा, और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलेगा, ऑल आईज शुड बी ऑन रफा। मगर दूसरे को कहते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ वो तो छोड़ दो, कर्नाटक में क्या हो रहा है छोड़ दो, बंगाल में क्या हो रहा है छोड़ दो, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है छोड़ दो, कश्मीर में क्या हुआ था भूल जाओ। आज मैं कह सकता हूं देश की और महाराष्ट्र की विवेकपूर्ण जनता को गंभीरता के साथ इस अंतर को भी समझने की आवश्यकता है। और मैं अंत में महाराष्ट्र की जनता से यह अनुरोध करना चाहता हूं
कि हम चारों दिशाओं में अर्थात सुरक्षा, समृद्धि, समरसता और स्वाभिमान, इस चतुर्दिक विकास का मार्ग जो हमने प्रशस्त किया है उस पर प्रखरता के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। बाकी दुनिया और देश में तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो भारत की इस उभरती हुई शक्ति को स्थापित होने या आगे नहीं होने देना चाहती हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि जो लोग हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, प्रबुद्ध जनता देश की और प्रदेश की यह समझ रही है, क्योंकि मैं एक लाइन में और एक्सप्लेन कर दूं, भारत का जो पिछला चुनाव था, लोकसभा चुनाव, वो भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब विदेश में बैठे किसी धन कुबेर ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। भारत का चुनाव पिछला पहला चुनाव था जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन किया। भारत का चुनाव, पिछला लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने खुलेआम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तारीफ की। भारत का पिछला चुनाव पहला चुनाव था जब कांग्रेस के शशि थरूर स्तर के नेता ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में मोदी हैज टू गो लिखा। भारत का पिछला चुनाव पहले एकमात्र चुनाव था जब किसी दूसरे देश ने, रूस ने स्टेटमेंट जारी किया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस चुनौती की विराटता को समझिए। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से, अपनी पार्टी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जला रखी है हवाओं के खिलाफ। धन्यवाद। प्रश्न असतील तर विनोद जी।